विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं मिर्ज़ा बाबर पर आधारित अपनी कक्षा के पार्ट 2 के बारे में आपसे बात करूंगा और इस कक्षा को मैं वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां मैंने इससे पहले इसे छोड़ा है। विद्यार्थियों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन, तो प्रश्न कई बार ये पैदा होता है कि जहीरुद्दीन और फिर बाबर, तो इस बारे में बाबर के चचेरे भाई मिर्ज़ा हैदर दुगलत, जिसके पास में बाद में कश्मीर की सूबेदारी भी थी, मिर्ज़ा हैदर दुगलत अपने विवरण तवारीख रशीदी में लिखता है कि उज़्बेकों के लिए और तातारी तुर्कों के लिए बाबर नाम के, जहीरुद्दीन नाम के उच्चारण में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए सुविधा के लिए उन्होंने यह नाम बाबर रख दिया। विद्यार्थियों, बाबर एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है लोयन, शेर। वाकई बाबर ने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को शेर साबित किया। किसी भी तकलीफ़ से, किसी भी असफलता से वो नहीं घबराया। विद्यार्थियों, हम बाबर के प्रारंभिक जीवन के पृष्ठों को टटोलें तो हम ये पाएंगे कि बाबर जो मुग़ल कहलाता था, और बेसिकली ये वर्ड था मंगोल। बाबर का संबंध बरलास तुर्कों से भी था और आगे चलकर तुर्कों की चगताई शाखा से भी इसने अपने आप को अटैच किया। तो चगताई तुर्क जो बेसिकली पहले मंगोल थे और बाद में इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्रों में बस गए और ये लोग भी तुर्क कहलाए। जहाँ तक बाबर की वंश परंपरा का, उसकी जेनोलॉजी का अगर हम अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि बाबर के रगों में दो महत्वपूर्ण वंशों का खून बह रहा था। अपने पिता की तरफ से, अपने पिता मिर्ज़ा उमर शेख की तरफ से बाबर का संबंध तातारी तुर्कों से था, तैमूर से था, और वह तैमूर का 5वां वंशज था। और अपनी माँ कुतलुग निगार खानम, जो यूनुस खान मंगोल की बेटी थी। और मातृ परंपरा से यदि अगर हम बाबर की वंशावली को देखें तो हम ये पाएंगे कि बाबर शक्तिशाली मंगोल शासक चंगेज खान का 7वां वंशज था। विद्यार्थियों, जब चंगेज खान की बात आई है तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका छठा पेपर, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास और इसकी संस्थाएं, इसके अंतर्गत इल्तुतमिश के शासन के दौरान हम हिंदुस्तान में चंगेज खान की गतिविधियों का उल्लेख पाते हैं। चंगेज डिडंट क्रॉस द इंडस रिवर। चंगेज ने सिंधु नदी पार नहीं की, बल्कि कैस्पियन सागर में जो ख्वारिज्म का साम्राज्य था, ख्वारिज्म के शहजादे जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए वह हिंदुस्तान की तरफ आया। मांगबरनी सिंधु नदी पार करके हिंदुस्तान में एंटर हुआ और उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी। लेकिन इल्तुतमिश जो एक काफ़ी समझदार व्यक्ति था और वो ये जानता था कि दिल्ली सल्तनत एक नवजात सल्तनत है और जलालुद्दीन मांगबरनी को मदद देने का सीधा सा मतलब यह है कि एक भयानक मंगोल संकट को अपने यहाँ पर आमंत्रित करना। विद्यार्थियों, उस दौर में मंगोल चंगेज खान के नेतृत्व में दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत थी। तो विद्यार्थियों, बाबर का संबंध मातृ परंपरा से चंगेज खान से था। तो एक महत्वपूर्ण वंश परंपरा से जुड़े होने के कारण बाबर के अंदर वीरता, साहस, निर्भीकता और नेतृत्व, इन तमाम गुणों का आना स्वाभाविक था। इसके अलावा विद्यार्थियों, परिस्थितियों ने बाबर को मजबूत किया। घिस घिस कर पत्थर गोल होता है, ठीक उसी प्रकार से परिस्थितियों ने भी मिर्ज़ा बाबर को गोल किया। मिर्ज़ा बाबर को अनुभवी बनाया। अपने जीवन की हर असफलता से उसने सीखा। फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ, 14 फरवरी 1483, और लगभग 11.5 वर्ष की अवस्था में उसके पिता
उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई और बाबर के कंधों पर लगभग 12 वर्ष की आयु के अंदर ही शासन का बोझ आ पड़ा। फरगाना की पैतृक जागीर, बाबर का जन्म फरगाना के पास के अंदीजान प्रांत में हुआ था और फरगाने की पैतृक जागीर अपने पिता के पैतृक राज्य को संभालने का जिम्मा बाबर पर आ गया था और संकट बाबर के लिए सर उठाकर खड़ा था। क्योंकि विद्यार्थियों, मैं जिस बाबर की बात कर रहा हूँ, मैं जिन मिर्जाओं की बात कर रहा हूँ, मैं जिन मुग़लों की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे लोग थे जिनके यहाँ स्पष्ट उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था और केवल तलवार की ताकत ही इस बात को डिसाइड करती थी कि हु विल बी द एम्परर, हु विल बी द किंग, राजा कौन होगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि उमर शेख मिर्ज़ा के भाई अहमद मिर्ज़ा ने भी फरगाना पर अधिकार करने की कोशिश की। इवन उमर शेख मिर्ज़ा के साले यानी बाबर के मामा महमूद मिर्ज़ा ने भी फरगाना पर नज़र गड़ाई। तो संकट काफ़ी गहरा था। तो फरगाना को तो बचाए रखने की चुनौती थी ही, साथ ही बाबर के मन की एक महत्वाकांक्षा और थी जो उसे समरकंद की तरफ आकृष्ट कर रही थी। विद्यार्थियों, मध्य एशिया में समरकंद उसी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, उसी दृष्टि से मध्य एशियाई संस्कृति और कला और स्थापत्य का केंद्र था और उसकी वही इम्पोर्टेंस थी जो हिंदुस्तान में कभी दिल्ली की, जो हिंदुस्तान में दिल्ली से पहले कन्नौज की और कन्नौज से पहले पाटलिपुत्र की रही थी। तो हर मध्य एशियाई सुल्तान की इच्छा थी कि वह समरकंद पर अधिकार करे। बाबर के मन में भी ये इच्छा थी और बाबर ने समरकंद पर हमला किया और कुछ समय के लिए अधिकार भी किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब वो समरकंद में था तो फरगाना उसके हाथ से निकल गया और जब वो वापस फरगाना पहुंचा तो समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया और एक दौर ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। संकट के इस दौर में उज्बेक सरदार सेवानी खान ने भी उसके लिए दिक्कतें पैदा की। बाबर की ज़िंदगी के लिए संकट का समय था। उसके आर्थिक संसाधन समाप्त हो चुके थे और बाबर ये कहता है कि मेरे सैनिकों के कपड़े फट चुके थे और कई जगहों पर तो हमें रोटियां मांग मांग कर काम चलाना पड़ा। लेकिन संकट के इस दौर में भी बाबर ने हिम्मत नहीं हारी, अपने साहस का साथ नहीं छोड़ा और कोशिश की उसने। और परिणाम ये था कि एक दौर में उसने हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला को पार करके 1504 में काबुल पर अधिकार किया और 1507 में उसे बादशाह अर्थात शाहों के शाह की उपाधि धारण की, एम्परर ऑफ द एम्परर। यह बाबर की ज़िंदगी में स्थायित्व था। इसके बाद बाबर को साथ मिला फारसी शासक इस्माइल का। यद्यपि फारसी शाह सुल्तानों के प्रभाव के कारण बाबर को कुछ समय के लिए सिया विचारों से भी प्रभावित होना पड़ा और सिया तरीके के भी कपड़े पहनने पड़े। लेकिन बाबर, जो कि हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने वाला था, उसने यहाँ पर भी अपने आप को ढाला। 1519 से लेकर 1526 के बीच में बाबर ने भारत पर 5 बार हमले किए। तो आइए अब हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके परिणाम स्वरूप बाबर को भारत पे आक्रमण करना पड़ा। विद्यार्थियों, जब बाबर की ज़िंदगी में स्थायित्व आया तो उसके मन में, उससे जब 100 वर्ष से भी अधिक उम्र की एक बुढ़िया के द्वारा जो उसे दिक्काट में मिली थी, एक जगह दिक्काट, तो दिक्काट में उसे मिली थी, तो उस बुढ़िया ने बाबर को कहा कि बेटा, तुम्हारे पूर्वज तैमूर ने 1398 में हिंदुस्तान पर हमला किया था और काफ़ी शोहरत प्राप्त की थी। तब से बाबर के दिलो दिमाग में एक इच्छा बैठ गई कि यदि वक्त ने मुझे साथ दिया तो मैं भी हिंदुस्तान पर हमला करूँगा। यद्यपि उस वक्त तक बाबर के दौर में हिंदुस्तान में शासन करने की या साम्राज्य विस्तार की इच्छा नहीं थी, लेकिन परिस्थितियाँ इस प्रकार से बनती गई। तो
बाबर की महत्वाकांक्षा और बाबर के मन में अपने पूर्वज तैमूर के कारनामों को दोहराने की इच्छा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आंतरिक परिस्थितियां और इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट अफ़गान सरदारों द्वारा दौलत खान लोदी और दिलावर खान लोदी और आलम खान लोदी जैसे अफ़गान सरदारों द्वारा बाबर को इनवाइट किया जाना पंजाब पर हमले के लिए। यद्यपि इन सरदारों के मन में यह बात थी कि अन्य आक्रांताओं की तरफ बाबर भी आक्रमण करके वापस लौट जाएगा और हम लोग पंजाब और उसके बाद में दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे। हालांकि इतिहास इस बात को सिद्ध कर गया कि वो दोनों गलत थे। दूसरी तरफ बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है कि उससे मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी इनवाइट किया था और राणा सांगा ने उसको ये कहा था कि तुम दिल्ली की तरफ से हमला करना और मैं आगरा की तरफ से करूँगा। लेकिन राणा सांगा ने इस प्रकार के किसी भी आक्रमण को नहीं किया और बाबर इस बात के लिए राणा सांगा से काफ़ी खफा था और इतिहासकारों को यह मानना है कि राणा सांगा द्वारा वादा खिलाफी किया जाना भी एक ऐसी चीज़ थी जो बाबर को पसंद नहीं आई और बाबर ने हिंदुस्तान में आने का निश्चय किया और राणा सांगा को भी इसने सबक सिखाने का निश्चय किया। तो विद्यार्थियों, ये कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिस दौर में बाबर का हिंदुस्तान में आगमन हुआ। विद्यार्थियों, इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे फिर बात करूँगा इस कक्षा के पार्ट 3 के बारे में। जय भारत, जय हिंद।